बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और जो ख़ास तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के बाद हर किसी का ये सवाल है कि क्या इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया सिस्टम। एक आखिरी उम्मीद अदलिया की थी, अब अदलिया का अदारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो क्या करने जा रहे हैं वकला, क्या करने जा रहे हैं, क्या सियासी जमातों की क्या स्ट्रेटजी होगी, अपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी होगी। तो इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर सदीक जान साहब। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तरफ, जिनका लबो लहजा हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद तल्ख होता जा रहा है, मज़ीद उनकी गुफ्तगू में सख्ती आती जा रही है, जो कि मौजूदा निज़ाम के लिए नाकाबिले कबूल है। तो उस हवाले से भी दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले ज़रा सदीक जान साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा काम हुकूमत ने कर दिया, यानी पाकिस्तान के आइन की बुनियादों को ही हिला दिया, यानी पूरी इमारत को मुनहदम कर दिया, और जो एक तवाज़न कायम था इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्नना के दरमियान, वो ख़त्म हो गया। पावर सिर्फ एक यूनी पावर आप समझ लें सिस्टम हो चुका है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत की भी बात होती है चलना नामुमकिन है। और इसके ख़िलाफ़ जो लोगों का रद्दअमल है, जो लोग मैटर करते हैं उनका रद्दअमल है, जिस तरह की तबाही हो चुकी है, तो यकीनन ये इसी तरह तो नहीं चलता रहेगा। तो आप ज़रा तफसील से बताएं कि अब आगे होने क्या जा रहा है, स्ट्रेटजी क्या है वकला की, सियासी जमातों की। देखिए, मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, पूरा एक कंपैरिजन, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे चीज़ें नहीं चल सकती। देखें, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं सोच रहा था कि इस तरह से तो एक घर नहीं चल सकता जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं। आपकी लव मैरिज हो तो भी आपकी बीवी को इस तरह, आपकी बीवी आपको तायात इस्तिस्ना नहीं देती ठीक है कि आप बेगम को कि भाई सारी उसको कमिटमेंट्स दे भी दें कि कोई दूसरी शादी वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एक दोस्त हैं KP के ब्यूरोक्रेट हैं, और उनको तो मैं स्पेशलिस्ट मान गया हूँ कि जो दूसरी शादी की बात करे उनके पास ले जाएं, और वो ऐसी काउंसलिंग करेंगे कि बंदा जो है ना वो दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेगा। और वो मेरा ख्याल है कि जब वो अभी तो डिलीवर कर रहे हैं मुल्क को और कौम को, और मतलब ज़बरदस्त किरदार अपना अदा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो जब रिटायर हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो एक इस तरह का उनको एक सेटअप कंसल्टेंसी, और ख़ास तौर पे उनके पास, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से उनके पास ख़वातीन अपने अपने खामनों को लेके आएंगी। अच्छा, तो देखें रिजवान साहब, बात ये है, एक ना आप एक चीज़ को देखें, इस वक्त आपके मुल्क का ना सबसे जो एलीट को भी छोड़ दें, आपके मुल्क का जो सबसे क्रीम तबका है ना, उससे लेके और बिल्कुल निचले लेवल के आप बंदे तक देख लें, ठीक है, यानी पसमानदगी में भी और ज़हनी पसमानदगी में भी, दोनों तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि आपकी क्रीम कौन होती है आपके मुल्क की, यानी इस वक्त अगर 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली, बर्बाद करने वाली अगर ना आती, तो आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होते हैं? मंसूर अली शाह होते। अब मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बता दिया कि मुल्क कौन चला रहा है, और ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, बता दिया उन्होंने। उसके बाद आप और हम गए इधर कल लोअरदीर सुहेल आफरीदी साहब के साथ, उन्होंने बताया जिस मकाम पे हम आगे गए जहाँ पे इफ्तिताह था कोटो हाइडल प्रोजेक्ट का, उधर हमने लोगों से पूछा, कि ये सामने जो पहाड़ है ना, ये पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो गई, इससे पीछे अफगानिस्तान है। यानी वो जो पाकिस्तान की हदूद जहाँ पे ख़त्म हो रही है और पीछे अफगानिस्तान की हदूद शुरू हो रही है, उस बॉर्डर के ऊपर भी जो बैकवर्ड इलाका है, उस इलाके के लोगों को भी पता है कि मुल्क कौन चला रहे हैं, और ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, फिर आप आ जाए बलोचिस्तान के ऊपर। बलोचिस्तान के ऊपर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने कल भी ये बात की थी ना, कि ये जो सारे वारदात डाली गई है ना, ये बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो एक स्टोरी लगवाई गई और उसका अब धरम तख्ता तो हो गया, लेकिन उससे हुआ ये है कि वो चीज़ें जिन पर बात होनी चाहिए थी नहीं हो रही। सुहेल आफरीदी के आखिरी 3-4 जो स्पीचेज़ हैं उसमें उन्होंने क्या कहा, वो डिस्कस सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी ज़रूरी था सोशल मीडिया के लिए कि वो एक्सपोज करता है, जो इतना बड़ा अटैक था, और इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया ने 1 रुपया भी खर्च किए बगैर करोड़ों अरबों रुपए से बनाया गया जो प्रोपेगेंडा उसको वार दिया है। ये पाकिस्तान के लोगों की फतह है, ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोगों का बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये मुझे डिटेल एक दोस्त ने भेजी हुई थी, बलोचिस्तान में जो तहरीक इंसाफ का यूथ विंग है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो इस वक्त वहाँ पर मुबशर साहब गए हुए हैं, और ये जनाब कहाँ पे, ये 4 दिन में 4 कन्वेंशन हुए और 2 रैलीज हुई हैं। ये बलोच बेल्ट में हुई हैं, ज़िला बारखान और ज़िला सोबतपुर में, और 2 जो कन्वेंशन है वो मुस्लिम बाग और पशीन में किए गए।
दफ़ा 144 थी, छापे थे, पुलिस थी, लेवी थी, लेकिन उन्होंने बड़े सक्सेसफुल। और यानी एक तरफ आपने केपी की साइड से अफगानिस्तान के बॉर्डर, दूसरी तरफ आप ईरान का बॉर्डर या अफगानिस्तान का बॉर्डर के जो एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे देख लें। यानी वो इलाके जिनको हम बहुत बैकवर्ड समझते हैं, उन इलाकों के लोगों को भी ये पता है कि मुल्क कौन चला रहा है और मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ये दोनों बातें पता हैं। ये भी पता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। और मैं इसमें ज़रूर जो है वो जिक्र करना चाहूँगा कि एक तो मुबशर अब्बासी साहब का तो हमने जिक्र किया, लेकिन ये जो वहाँ के जो हैं यूथ लीडर्स बलोचिस्तान के, वो अजीज़ काकड़ और नूर सईद खान, अच्छा ये इनका पूरा नाम अजीज़ काकड़ नूर है शायद, सईद खान, नूर काकड़, एहसन कितरान, और ये वहाँ पे लीड कर रहे थे। और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बलोचिस्तान की ये एक तो इस बात का वो है कि बलोचिस्तान के लोगों को भी पता है कि मुल्क कौन चला रहा है और ऐसा मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान और बुशरा बीबी और ईरान के साथ ज्यादती हो रही है और मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। दूसरा ये भी नज़र आता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ हो, ईरान के बॉर्डर के एरियाज़ हो, GB हो, AJ के हो, सिंध हो, कहीं आप चले जाएँ तो इमरान खान ही इमरान खान है। अब आ जाए, हमने बात की कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यानी वसाइल में, उनकी भी हमने बात कर दी। जिन एरियाज़ में एजुकेशन उस तरह से नहीं है क्योंकि वहाँ तालीमी इदारे नहीं हैं, क्योंकि शऊर का तल्लुक तालीम से तो मैं नहीं मानता। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके जो वो मुल्क के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि शऊर का तल्लुक जो है वो डिग्रियों से नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आ जाए, अब मैंने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया ना, क्योंकि अगली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो आप जो है वो बड़ा वो करेंगे यार। वीडियो से पहले आप नहीं बता रहे थे। मैंने इस्टेब्लिश क्या कर दिया कि क्रीम ऑफ द नेशन जजेस, जिसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, उससे लेके ईरान के बॉर्डर तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, चाहे वो तालीम में पसमानदा अजला हो, चाहे वो वसाइल में पसमानदा अजला हो, ये तो हो गया साबित। अब आ जाए कि ज़हनी जो पसमानदा लोग हैं ना, ज़हनी पसमानदा लोग, उनको भी पता है कि मुल्क कौन चला रहा है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, हज़ारा जो इंटरचेंज है ना, उससे पहले ये बात है कि ये जो वॉशरूम्स के दरवाज़ों पे तहरीरें लिखना, ये घटिया और सतही काम है ना। ये ज़हनी तौर पे पसमानदा शख्स ही लिख सकता है ना, इतनी मतलब हाँ सही है, गंदी हरकत। हाँ। लेकिन जो ज़हनी तौर पे पसमानदा है, जो और अगर शहबाज शरीफ और जैसे जाहिया खान को ये यकीन नहीं आता, तो वो ऐसे करें, किसी दिन को अपनी टीम जाके भेज दें कि हज़ारा जो इंटरचेंज है ना, जो आप पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जो हज़ारा इंटरचेंज के जो पेड वॉशरूम्स है ना, उनमें जो राइट साइड वाला पहला वॉशरूम है ना, उसके दरवाजे के पीछे देख लें कि क्या लिखा हुआ है। वो जो ज़हनी तौर पे पसमानदा, जिसको ये नहीं पता कि यार वॉशरूम के दरवाजे पे नहीं लिखते, वो इतना तो ज़हनी तौर पे पसमानदा है कि वो लिख रहा है ना, गलत हरकत कर रहा है, लेकिन लिखना क्या है ये उसको भी पता है। लिख क्या रहा है जी? यार मैं आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर FIR हो जाए? अच्छा, यानी वो इतनी खौफनाक चीज़ है। ठीक है, अच्छा। उसने जो ज़हनी तौर पे इतना पसमानदा है कि उसको ये नहीं सेंस कि यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उसे ये सेंस है कि लिखना क्या है। जो उसने लिखा है वो उसने एक ही हकीकत है। एहतजाज किया उसने इस निज़ाम के खिलाफ। ये भी हो सकता है कि वो उसकी और कहीं जरूरत ना हो, तो उसने कहा यहीं पे मैं लिख दूं ताकि अपना मैं कैथारसिस कर लूं। तो मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को पता है, जो मैं अर्ज करता हूं, आप कहाँ मानते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों को ऑपरेशन कर दिया है। जो चीज़ें कौम को नज़र नहीं आती थी वो अब नज़र आ रही हैं, हर बंदे को पता है। पहले ये होता था कि लोग कहते थे जज ये कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है, लोग लोड शेडिंग पे वापडा वालों को बेचारों को गालियां देते थे कि वापडा वाले फलाने ठीक ने बिजली का बंद कर देते हैं। अब कभी आपने सुना है कि वापडा वालों को लोग गालियां दे रहे हो? ठीक है, और भाई अब लोगों को पता है कि असल में ये पॉलिसी डिसीजन किसका है कि आपने KPK के इलाकों को बिजली नहीं देनी, आपने बलूचिस्तान के इलाकों को बिजली नहीं देनी, आपने ये नहीं करना। अब लोगों को क्लैरिटी है, यानी आप इशारतन भी कहना कि समझ तो आप गए होंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इतने ही पाकिस्तान की कौम जो है वाशुर हो गई है। देखें, चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती। अब होगा क्या, देखें, एक तो अभी बार कौंसिल्स के इलेक्शन हुए जिसमें तहरीक इंसाफ और हामिद खान साहब के ग्रुप के 130 उम्मीदवार थे जिन्होंने मुल्क भर में बार कौंसिल के इलेक्शन लड़े हैं। उनको वो बहुत एक्टिव कर रहे हैं। एक मज़ामती पूरा 130 लीडर्स का तो वो दस्ता तैयार किया जा रहा है जो अभी मैदान में थे, 130 जो कैंपेन कर रहे थे, जीते ही हारे। वोकला क्या करेंगे यार, इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया। देखें रिजवान भाई, दो ही तबके आपके मुल्क में जो मज़ामत करें तो वो खतरनाक होती है और उनको हाथ नहीं डाला जा सकता, एक वकील और एक मौलवी। इस बार देखें कि अब जो है ना, मौलवियों के साथ क्या किया उन्होंने मुरीद के? देखें वो तो हुआ ही है ना, उनकी लीडरशिप को उठा लिया, साद रिजवी को और अंस रिजवी को, और पीर जो है, अच्छा उनका ना TLP का ये हुआ है कि उनकी जितनी लीडरशिप थी ना
जो जिसकी से थी, जो डिसीजन लेती थी, वो सारी की सारी उठा ली गई है। अब पीछे जो है जिनको खड़ा होना चाहिए था वो है पीर, और पीर लेट गए हैं सारे। कोई एक गद्दी मुझे बता दें जो जिसने स्टैंड लिया हो, ठीक है, वो सारे कंप्रोमाइज हो गए, ठीक है, ठीक है। मैं बड़ी गद्दियों की बात कर रहा हूँ, हाँ बल्कि ठीक है 2-3 हैं, जिसमें से एक मानकी शरीफ वाले हैं जो उन्होंने स्टैंड लिया। मैं तो ओवर जनरल एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो 130 बार कौंसल्स के जो उम्मीदवार थे ना, चाहे वो जीते या हारे हैं, लेकिन इन सारों ने पिछले 6 महीने तो कम से कम डेली कैंपेन की है। अब वो एक मोमेंटम उन्होंने बना हुआ है। अब वो जो है ना, वो उनको एक्टिव किया जा रहा है। ओवरऑल बार कौंसल्स, बार एसोसिएशन को एक्टिव किया जा रहा है। बयानात आने लग गए हैं, स्पीचेस आने लग गई हैं, और इम्कान है कि मंसूरी शाह साहब को भी दावत दी जाएगी कराची बार में। देखें मज़ामत, अब सब लोग ना इमरान खान के रास्ते पे आ रहे हैं। पहले सब ये समझ रहे थे कि सिस्टम के अंदर से बेहतरी आ जाएगी, अब सब लोग इमरान खान के रास्ते पे आ रहे हैं। इमरान खान ने 1.5 साल पहले कह दिया था कि सड़कों पर आए बगैर फैसला नहीं होगा। अक्टूबर में तहरीक इंसाफ निकली, क्या हुआ? नवंबर में निकली, गोली चल गई। बात यह है, मामला पहले पीटीआई का था ना, मतलब अगर आपने 26वीं तरमीम की तो वो स्पेसिफिक पीटीआई के केसेस से रिलेटेड थी, तो लोग समझते थे कि 4 पीटीआई का मामला है, खैर है कोई बात नहीं है। 26 नवंबर हुआ, वो भी पीटीआई का मामला है, यानी 2-3 सालों में तो पीटीआई टारगेट रही है। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है, वो मामला वो सलमान अकरम राजा साहब वाली बात है कि मैं लोगों को समझाता रह गया कि ये मामला पीटीआई का नहीं है, ये मामला मुल्क का है। तो अब जाके 27वीं आईनी तरमीम में सबको एहसास हुआ है कि यार वाकई ये तो मुल्क तो बढ़ गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, अच्छा पहले क्या होता था, जब भी कोई बड़े फैसला होता था ना, तो उसके ऊपर राय तकसीम होती थी। 60% लोग कह रहे होते थे कि यार ये नेगेटिव है, 40% कह रहे होते थे नहीं नहीं यार ये पॉजिटिव है। ये जो इन्होंने 26 आईनी तरमीम के बाद 27वीं की है ना, जो आईनी अदालत बनाई है, मुझे पाकिस्तान का 1% लोग दिखा दें जो कह रहे होंगे यार ये ठीक किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है। नून लीग वाले होंगे, ठीक है, नहीं यार नून लीग के जो बेनिफिशियरीज है ना, उनकी बात ना करें, आप आम उनके वोटर की बात करें। उसने भी तो पाकिस्तान में रहना है ना, वो जो नून लीग का वोटर है या पीपल्स पार्टी का है या ANP का है या JUF का है, उसने तो पाकिस्तान में रहना है ना। उसके असासे जदादे औलादे सब कुछ पाकिस्तान में है ना भाई, उसने दफन इस मट्टी में होना है। ये जो है ये टॉप एलीट जो है इन पार्टीज की, इनके असासे जदादे औलादे इलाज मफादात सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है, इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? तो वोटर जो सपोर्टर है किसी भी जमात का, उसको नजर आ रहा है उसके हालात तंग हुए हैं, उसके हालात खराब हुए हैं, उसकी गुर्बत बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो कहने का मकसद यह है कि अब लोगों को समझ आने लग गई है कि मसला मुल्क का है। 27वीं तरमीम मुल्क को कमजोर करने वाली तरमीम है। फिर एक सवाल बार बार लोग कर रहे हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा, और हम अपनी वीडियोज में बार बार याद दिला रहे हैं कि यार मैं तो रोज याद दिलाता हूँ, इससे पिछली वीडियो में भी याद दिलाया था, पूछा था कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, सारे हुकूमती वजीरों, हुकूमती मौलवियों, सारे हुकूमती पीरों, सारे मजहबी तबका जो हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाला, हमें बताओ इस्लामी तारीख का कोई एक बंदा बताओ जिसको तायाद इस्तिस्ना दिया गया हो। कोई एक तो बता दो यार, बता दो कि किस क्या शरीयत में, दीन में, कुरान मजीद में, अहदीस में, रवायात में, दीनी इस्लामी तारीख में कोई एक वाकया, कोई एक दलील, कोई एक तो कोई चीज़ बता दो ना यार कि किसी को तायाद इस्तिस्ना दिया जा सकता है। आपने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। देखिए रिजवान साहब, लोगों के अंदर नफरत बहुत बढ़ रही है, लावा पक रहा है। कोई एक वाक़या ट्रिगर करेगा, चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। देखें पहले यह था कि मैं कहता होता था कि लोग किसी मौजे या साने के इंतजार में, अब एक माहौल बनने लगे कि अब आप मुझे बताएं, इस 27वीं तरमीम के बाद शम्स महमूद मिर्जा रिजाइन कर गए, मसूली शाह रिजाइन कर गए, और लाइक जायज रिजाइन करने जा रहे हैं। कौन जाएगा इन अदालतों में? वकील तो नहीं जाएंगे ना। उन्होंने हामिद खान साहब ने तो कहा हम आईनी अदालत का बाइकआउट करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ताले मुसलसल हो रही हैं सिंध में भी और बिल्कुल हो रही है, मतलब वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लिहाजा मैं एक तो 130 का जो मज़ामती दस्ता है इसका देख रहा हूँ, ये एक्टिव होने जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको अर्ज़ किया कि सुहेल आफरीदी इग्नोर हो रहे हैं पिछले 3-4 दिन। भी एक हो रही है, हाँ, मंगल को एक कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है वकला तंजीमों की, और आज 16-17 के बाद वो कह रहे हैं कि हम एक मज़ामत हमारी नजर आएगी, क्योंकि 17 को नोटिफिकेशन हो जाएंगे पंजाब के बार काउंसिल्स के जितने लोग जीते हुए हैं। हाँ, क्योंकि उधर फॉर्म 47 और वो चीज़ें चल रही हैं। तो ILF का इंतजार पंजोता साहब वगैरह का फोकस उधर है कि हम नोटिफिकेशन करवा लें फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 वाला। तो लिहाजा अब सब इमरान खान के रास्ते पर आ रहे हैं कि सिस्टम के अंदर से कोई तब्दीली नहीं आनी, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, फैसले सड़कों पर होंगे, जितनी देर से उठोगे उतनी कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उतना मुल्क ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उतना मुल्क ज़्यादा तबाह हो जाएगा। देखें 25 करोड़ में से 1% भी निकल आए ना, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ठीक है,
25 करोड़ में से 10 लाख भी निकल आए ना, पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाए। क्योंकि ये बात तो सबको समझ आ गई है ना कि जब तक ये मौजूदा निज़ाम है कोई खैर नहीं है। इस निज़ाम की ब्रेन डेथ हो चुकी है। इसको जैसे वो इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ को 4 से 6 घंटे छुपाया गया ना, इस निज़ाम की डेथ को आप कुछ अर्सा तो छुपा सकते हैं कि पता ना चले पाए, लेकिन आप जो है वो अब लंबा अरसे इसको नहीं दबा सकते, क्योंकि आम आदमी को पता चल गया कि निज़ाम अपनी ज़ात, अपने मफादात, और मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछले 3.5 साल की नफरत एक साइड पे, पिछले 10 दिन की नफरत एक साइड पे। ये मुझे एक बात याद आ गई है, मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो आपने कहा ना 1% भी लोग निकल आए, और लोगों का ये भी होता है कि लोग निकलते नहीं है। मैं आपको जज्बात सिर्फ बता रहा हूँ। मैं अपने गांव में था तो हमारे पड़ोस में ही एक हमारे पड़ोसी हैं, वो टैक्सी चलाते हैं। वो मुझे मिले काफ़ी दिनों बाद और उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में ना सियासत पे कोई कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ना बात की है, लेकिन ये जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ना, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि यार इस दफ़ा अगर कॉल होगी ना तो मैं भी इस्लामाबाद जाऊँगा कि बस बहुत हो गई है यार, हम तंग आ गए। उसको तंग आने की वजह यह है कि उनके घरों के खर्चात नहीं पूरे हो रहे। या तो मुल्क चल रहा होता ना, या तो लोगों को डिलीवर कर रहे होते, तो आप 27वीं 28वीं 29वीं अदलिया खत्म कर देते। लोग कहते भाड़ में जाए अदालत, हमारा सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक है, लेकिन लोगों को डिलीवर नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल, अज़ान शुरू हो गई। यहाँ पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।